अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है सियासी तहरीकें, और सियासी तहरीकें भी वो जो हुकूमत के खिलाफ चलती रही हैं। और आजकल भी चूंकि आजकल के माहौल में ये बात हो रही है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलने लगी है या चलाई जाने वाली है, तो इस हवाले से आज हम शामी साहब से बात करेंगे। तो शामी साहब ये बताइएगा कि क्या आज फिर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर माहौल बन रहा है हुकूमत के खिलाफ तहरीक का? देखिए, पाकिस्तान में हुकूमतों के खिलाफ कई तहरीकात चली और एक अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ तहरीक चली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली। लेकिन अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली वो झगड़ा निज़ाम का था। अच्छा, क्योंकि अयूब खान ने 1956 का दस्तूर मनसूख किया, जिसके दो बुनियादी नुकात थे। एक पार्लिमानी निज़ाम और दूसरा अडल्ट फ्रेंचाइज। अयूब खान ने इन दोनों को खत्म कर दिया। ठीक, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज खत्म की, बिल वास्ता इंतखाब का तरीका वज़े किया। लोग पहले बीडी मेंबर्स को चुनते थे, बीडी मेंबर्स फिर असेंबली के अरकान को चुनते थे और सदर को भी चुनते थे। और सदर का जो तरीके इंतखाब है बिलवास्ता हुआ और असेंबलियों का भी बिलवास्ता हुआ, और वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया गया, पार्लिमानी निज़ाम को सदारती में डाल दिया। ठीक, अब ये निज़ाम जो था उसको जो इज्तिमाई दानिश थी कौम की उसने कबूल नहीं किया, क्योंकि 1956 का दस्तूर एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद वजूद में आया था। उस पर सियासी जमातों का एक इत्तफाक राय था, और इत्तफाक राय को तोड़ के जब एक नया निज़ाम वज़ा किया गया तो वो कबूल नहीं हुआ। ठीक, तो फिर उसके खिलाफ तहरीक चली, जब बड़े अरसे के बाद चली, यानी उसकी बुनियाद रखी गई, फिर उस पर जमातें इकट्ठी हुई। बिल आखिर एक ऐसा वक्त आया कि अयूब खान मजबूर हो गए कि अपोजिशन के मुतालबात माने। वो वाकया कौन सा था जिसने ट्रिगर कर दी पूरी तहरीक? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूं कि 1965 की जंग थी। ठीक, जिसके नतीजे में जो कौम की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। लोग ये समझ रहे थे कि ये जंग जो है मसला कश्मीर के हवाले से फैसला कुन साबित होगी, और अयूब खान जो थे वो इस जंग को खत्म करना चाहते थे। इसमें लड़ने की सकत उनके अंदर नहीं थी, तो इस जंग ने उनको कमजोर कर दिया। फिर उनकी सेहत जो थी वो भी खराब हो गई, और इससे पहले मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन लड़के वो अखलाकी तौर पर कमजोर हो चुके थे। तो ये सारी चीजें मिलकर उनको कमजोर करने का सबब बनी, और फिर उनके खिलाफ तहरीक चली। जब तहरीक चली तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि दस्तूर जो था, जो 1962 में उन्होंने दिया था, उसमें वो तरामीम हो जाएं कि वो सदारती की बजाय पार्लिमानी बन जाए और अडल्ट फ्रेंचाइज भी बहाल हो जाए। ठीक, इसके लिए एस.एम. जफर साहब उस वक्त उनके वजीर कानून थे। उन्होंने हमारे बड़े नामवर माहिर कानून, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, वजीर खारजा भी रहे, वजीर कानून भी रहे, मंजूर कादिर साहब, उनको कहा कि आप आईनी तरामीम का मसवदा मंजूर कर अपना एक तैयार करें। ठीक, उन्होंने तैयार कर लिया, लेकिन जो अपोजिशन थी जिसमें भुट्टो साहब भी शामिल थे और शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, उन्होंने मामलात को इतना आगे बढ़ाया कि उन्होंने असेंबली के जरिए से वो तरमीमात मंजूर न होने दी। अच्छा, जिसकी वजह से दस्तूर को मनसूख होना पड़ा, और अयूब खान ने इख्तदार याह्या खान के सुपुर्द किया और मुल्क के क्राइसिस में डूब गया। अब शाम साहब, बाज लोग कहते हैं कि फौज का भी एक किरदार था इस तहरीक के अंदर। नहीं, फौज का यह किरदार था कि जब याह्या खान कमांडर इन चीफ थे और उनको अयूब खान ने बाद शहरों में मार्शल लॉ लगाने के लिए कहा, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि मार्शल लॉ लगेगा तो फिर पूरा लगेगा। अच्छा। चंद शहरों में नहीं लगेगा, जुज़वी नहीं लगना चाहिए। तो अयूब खान को अंदाजा हो गया
कि ताकत उनके हाथ से निकल चुकी है। अब अगर वो तब्दीली असेंबली के जरिए तरमीमात मंजूर करके आती और फिर इलेक्शन होते और उनके जरिए नए हुक्मरान चुने जाते तो वो क्राइसिस पैदा ना होता जो दस्तूर के मनसूख होने से हुआ और फिर याह्या खान ने नया दस्तूर बनाने की कोशिश की और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में मुतहारब ताकतें वजूद में आईं और वो एक दूसरे से उलझ गई और मिलिट्री एक्शन हुआ जी एक। अब ये जो मिलिट्री एक्शन है उसके दौरान जितनी जानें गई और जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है और उसमें हर एक की अपनी अपनी तफसील है। मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है उसका एक अपना नैरेटिव है, उसके बरसर इख्तिदार लोगों का एक हमारा एक अपना नैरेटिव है। और अब तो जो गैर जानबदार मुबस्सरीन हैं वो भी हमारे नैरेटिव के करीब बात करने लगे हैं, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं शमीला बोस, उन्होंने किताब लिखी है उनका PhD का थीसिस है और उसमें अवामी लीग के और मशरकी पाकिस्तान की या मगर बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसके मुख्तलिफ दावों की तकलीद करती है। शाम साहब, एक डिक्टेटर अयूब खान के बारे में हम कहते हैं पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर, तो उन्होंने कोई डिक्टेटोरियल तरीकाकार नहीं इख्तियार किया कि किसी तरीके से इस तहरीक को ठंडा कर दिया जाए, गिरफ्तारियां की जाएं? नहीं, उन्होंने गिरफ्तारियां कुछ हुई, मुसलसल एक अमल रहा, लेकिन जब लोग निकले तो उन्होंने क्लैश करने की बजाय और अपने ही लोगों से यानी लड़ाई लड़ने की बजाय पीछे हटने को तरजीह दी। ठीक। और चंद जुलूस निकले जिनमें उनके खिलाफ नारे लगे और उन्होंने मुनासिब समझा कि मुझे इख्तिदार से हट जाना चाहिए। ठीक। फिर भुट्टो साहब का दौर आया जी, याह्या खान के दौर को अलग करें, सकूत ढाका हुआ। तो भुट्टो साहब का जो दौर है उसमें फिर एक ये जो हमारा पाकिस्तान है आज, इसमें दस्तूर बना कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय से, लेकिन उस दस्तूर पर अमल बहुत कम हो पाया और भुट्टो साहब के खिलाफ जो थी फिर अपोजिशन जमातें जो है मुत्तहिद हो गई उनके दौरे इख्तिदार में। अब उनके दौरे इख्तिदार के दो वाकयात ऐसे हैं, वाकयात तो बहुत से होंगे और भी, लेकिन दो वाकयात आज भी मुझे याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। एक वाकया तो 23 मार्च 1973 का है, ठीक, जबकि अपोजिशन का जलसा था लियाकत बाग रावलपिंडी में और खान अब्दुल वली खान जो है उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे और वो उस जलसे में शरीक थे और बल्कि बुनियादी किरदार था उस जलसे में उनका। सूबा सरहद से जो खैबर पीके जैसे कहते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उसमें शरीक होने के लिए आए थे कि FSF होती थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, पुलिस और फौज के दरमियान की एक ताकत थी और जो अमन और अमान को बहाल रखने के काम आती थी। तो FSF ने उस हमला किया उस जलसे पर, गोलियां चलाई और उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है मारे गए। अच्छा। और उसमें वली खान जो है वो बाल बाल बचे। ठीक। 23 मार्च 1973 की जो ये वारदात है, ये एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। वली खान वो सारी लाशें लेकर वापस गए। उनके बहुत से साथी जो थे वो चाहते थे कि ये लाशें अभी दफनाई न जाएं और पूरे सूबे में इनका एक मातमी जुलूस निकाला जाए और उसके बाद तदफीन अमल में आए। बिल्कुल। मगर अब्दुल वली खान इससे मुत्तफिक नहीं हुए। उन्होंने लाशें दफनाई और अजमल खटक जो थे, जो उस वक्त उनके साथी थे और उनकी जमात जो थी नैप उस वक्त उसके रहनुमा थे, वो एहतजाजन काबुल चले गए और कई बरस उसके बाद फिर वो काबुल में रहे, पाकिस्तान वापस नहीं आए। शाम साहब, ये जमहूरी दौर था, जमहूरी हुकूमत थी? हाँ जी। और फिर ये वाक़या हुआ? जमहूरी दौर था, जमहूरी हुकूमत थी और ये जो वाक़या था जी, इसकी अशात पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा। इसकी रिपोर्ट नहीं हो सकती और मैंने अपने हफ्तरोज़े में इसकी रिपोर्ट इस तरह शाये की कि मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज की शक्ल में रिपोर्ट शाये की, अपनी तरफ से जो एक बाकायदा रिपोर्ट होती है उसकी बजाय।
शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे 23 मार्च 1973 का वाकया कि उसकी रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लग गई। देखिए, जो 1973 का दस्तूर पास हुआ जी, तो उसके अगले ही दिन या 2-4 दिन के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। अच्छा। और बुनियादी हकूक मुअत्तल हो गए। जब बुनियादी हकूक मुअत्तल हों तो फिर इस तरह की पाबंदियां हुकूमत लगाती है। और उस वक्त मीडिया आज की तरह तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल तो सिर्फ एक था और वो पीटीवी था। और अखबारात जो थे उनमें से भी 1-2 अखबारात जो थे वो आज़ाद कह सकते थे उनको आप, और बाकी तो कुछ हफ्तरोज़े थे जिनमें एक हमारा भी था जो अपोजिशन की कवरेज करते थे। आज तो एक बाजार गर्म है ना। आज तो देखिए टेलीविजन कैमरे जो हैं वो साथ साथ चलते हैं तहरीकात के। काहिर कादरी साहब आए हैं और मीडिया को सलाम कर रहे हैं बार बार, एंकर्स की बलाएं ले रहे हैं, मालिकान को तहनीयत का पैगाम भेज रहे हैं। और क्योंकि कैमरा उनके साथ है, उनके लम्हे लम्हे की खबर सुना रहा है, तस्वीर दिखा रहा है। और जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त टेलीविजन पर तो अपोजिशन की किसी कवरेज का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था। और प्रिंट का मामला भी बहुत मखदूश था क्योंकि अखबारात की बहुत भारी अक्सरियत थी वो हुकूमत के कब्जे में थी। नेशनल प्रेस ट्रस्ट था जिसको हुकूमत ओन करती थी। और कुछ हफ्तरोज़े, हमारा हफ्तरोज़ा था, कोई एक तो और हफ्तरोज़े थे जो कि अपने दिल की भड़ास निकालते थे और अपोजिशन की बात चापते थे। तो ये जो वाकया है, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, हमारा रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है हिस्टोरिकली। इसमें हमारे मेरे साथी हैं सऊद साहिर साहब, रावलपिंडी के बड़े मुमताज अखबार नवीस हैं, वो वहाँ मौजूद थे। सज्जाद मीर साहब जो है, अच्छा, जो मेरे पुराने कोलीग हैं, वो वहाँ मौजूद थे। ये दोनों इन्होंने रिपोर्टिंग की है और हमने वो जो रिपोर्ट्स थी अपनी रिपोर्ट्स के तौर पर नहीं छापी बल्कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज के तौर पर छापी। अच्छा, ताकि टेक्निकली आप उससे निकल सके, कानून की जद में ना आ सके। किस तरह का कानून था जिसकी जद में आते आप? नहीं, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत जब पाबंदी लग गई ठीक, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। और आपको, क्योंकि उस वक्त तो जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के मुकदमे थे वो आम अदालतों में नहीं चलते थे, उसके लिए खसूसी ट्रिब्यूनल थे और वो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कैद की सजा सुना सकते थे। अच्छा। और एक बड़ा और ही अंदोनाक वाकया पेश आया जब मलक गुलाम मुस्तफ़ा खर जो हैं, जो भुट्टो साहब के बड़े करीबी साथी थे, बल्कि उनके जानशीन समझे जाते थे, उन्होंने बगावत की भुट्टो साहब के खिलाफ और पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। और उस वक्त पंजाब के अंदर उनके बड़ा इस्तकबाल होते थे, बड़ी उनकी धूमधाम थी। अच्छा। और फिर उनके साथ हनीफ रामे साहब, वो उनके हरीफ समझे जाते थे पीपल्स पार्टी में, और मुस्तफ़ा खर की जगह उन्होंने वजारत आला संभाली थी पंजाब की। लेकिन ऐसा करना खुदा का यह हुआ कि हनीफ रामे साहब के भी इख्तलाफात पैदा हुए भुट्टो साहब से, और उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दी। तो ये दोनों बड़े लीडर जो एक दूसरे के मुतहारफ थे, कुदरत ने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा। और ये भुट्टो साहब की मुखालफत में यकजहत थी। और ये दोनों जो है फिर बाद में शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग में, जो पीर साहब पगाड़ा के जेर क़यादत उस वक्त काम कर रही थी। वहाँ ये बात की बात है, मुस्तफ़ा खर साहब ने लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये जो ताजपुरे का वाकया है, ये जो इलाका है, यहाँ से वो ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। अब अगर आपने कभी देखा हो या कोई लाहौर में जाके देखे तो ताजपुरा ग्राउंड है। जी बिल्कुल। वो तंग गलियों से घिरी हुई है, वहां आना भी काफी दुश्वार होता है और जाना भी दुश्वार होता है, यानी पैदल ही लोग जाते हैं वहां, जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं। तो यहां जो जलसा हुआ उसमें सांप छोड़ दिए गए। अच्छा। हजारों अफराद थे
सांप छोड़ दिए गए और उसके बाद फिर लाठी चार्ज हुआ, फिर आंसू गैस हुई, तो एक ऊधम मच गया और लोग जो थे वो दीवानावार जो निकले हैं वहां से, भगदड़ एक भगदड़ मची है। तो दर्जनों लोग जो हैं वो कुचले गए पैरों तले। बिल्कुल ऐसे मालूम होता था कि जैसे जंग खत्म हुई है और मैदान जो है लाशों से भरा हुआ। हमारे दोस्त मजीद मीर थे, बड़े नामवर फोटोग्राफर थे और अभी चंद रोज पहले उनका इंतकाल हुआ है। रियाज में चले गए थे, वो सऊदी अरब में मुकीम थे। वो एक जमाने में मुसावात के फोटोग्राफर होते थे और बड़े अच्छे न्यूज फोटोग्राफर थे। बड़ी एक कैमरे भी उनके पास सूती थे, उनको कवरेज की भी बड़ी एक खास दिलचस्पी थी। फिर ये हुआ कि मुसावात से वो अलग हो गए और हमारे साथ कुछ काम करने लगे। तो ये जो मुस्तफा खर साहब का जलसा है, उसकी तस्वीरें उन्होंने बनाई। वो लोग जो मरे हुए पड़े थे और वो तस्वीरें जब उनकी बनाई तो इस जलसे की खबर की इशाअत पर भी पाबंदी लगा दी गई। अच्छा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत ये हुक्म जारी हुआ कि इस जलसे की कोई तफसील नहीं छप सकती। नवाए वक्त उस वक्त एक आजाद अखबार था, जब उनको एडवाइस दी, पहले एडवाइस आई अच्छा महकमा इत्तलात की तरफ से कि इसकी खबर नहीं छपेगी। यानी एडवाइस खाली फोन पे कहना, फोन पे मशवरा होता है जिसे एडवाइस कहते हैं। वो एक हुक्म का दर्जा रखती है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं मानते तो फिर हुकूमत आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, आपके इश्तार कम कर देती है या बंद कर देती है। तो वो एडवाइस जो है जैसे होती है ना वजीर आजम की एडवाइस सदर को, जी जी, तो वो होती तो एडवाइस है लेकिन होती बाइंडिंग है। ठीक है। उसी तरीके से जो महकमा इत्तलात की एडवाइस है, ये होती तो एडवाइस है लेकिन होती बाइंडिंग है। ठीक। तो उन्होंने जब नवाए वक्त से कहा कि आप ये नहीं छाप सकते, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एडवाइस नहीं मानेंगे, इसको आप बाकायदा हुक्म जारी करें। तो फिर बाकायदा हुक्म जारी कर दिया हुकूमत। अच्छा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत। तो नवाए वक्त ने एक छोटी सी खबर छापी कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत इस जलसे की जो ताजपुरे में हुआ, खबर की इशाअत पर पाबंदी लगा दी गई है और वो जलसे की कार्रवाई नहीं छपी। अच्छा, उस वक्त मैं एक हफ्तरोदा निकालता था, मेरे मुख्तलिफ हफ्तरोदे थे, क्योंकि डिक्लेरेशन जो था मेरे नाम नहीं था उस जमाने में, किसी एक दोस्त से लेना पड़ता था, किसी दूसरे से लेना पड़ता था, और वो डिक्लेरेशन एक जो था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, फिर दूसरे को लेना पड़ता था। तो मेरा जो एक उस वक्त हफ्तरोदा था, हमने सोचा कि ये कार्रवाई जलसे की जो है कैसे छापी जाए। अच्छा। और हमने फिर सोचा उसको कि हमने एक 8 सफ़े का पंफलेट तैयार किया। ठीक। और उसको अपने रसाले के साथ तकसीम कर दिया। उसका हिस्सा नहीं था? उसका हिस्सा नहीं था वो। ठीक। लेकिन उसके अंदर रख दिया। अच्छा। अब वो कानूनी तौर पर आप ये साबित नहीं कर सकते थे कि ये रसाले का हिस्सा है। ठीक। और वो एक पंफलेट की सूरत में लोगों तक हमारी बात पहुंच गई। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब जी उस वक्त उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर थे। ठीक। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे ताजपुरा वाले जलसे की रिपोर्टिंग, और फिर अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने जी उस हुक्मनामे को वायलेट किया कि ताजपुरा की रिपोर्टिंग कर दी। उन्होंने एक मजमून लिखा जिसमें ताजपुरा के जलसे की कहानी बयान की गई। उनके खिलाफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मेरा ख्याल उसकी पादाश में वो 2-2.5 साल उन्होंने कैद काटी। अच्छा। और जब ये तहरीक चली है भुट्टो साहब के खिलाफ, तो उसके बाद वो रहा हुए। अच्छा। तो ये यानी हुकूमत जो थी किसी खबर की इशाअत पर पाबंदी लगा देती थी, और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स जो है उसमें क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के जरिए मफाहमत होती थी। और एक बात मैं आपसे कर दूं कि हमारे यहाँ जब आप कोई कानून हुक्म दे देते हैं हुकूमत की तरफ से, हुक्म को वायलेट करने का रवाज नहीं था। ठीक।
کیونکہ آپ جب ایک قانون کے تحت قائم حکومت ایک حکم دیتی ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، خاص سے اختلاف کیوں نہ ہو۔ ہاں، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں جب تک ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی قرار نہ دیتے۔ اس لیے حکم کو تسلیم کیا جاتا تھا، اچھا، اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ جب دفعہ 144 لگتی تھی تو اس کی پابندی کی جاتی تھی، اور دفعہ 144 میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 یا 4 افراد جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جگہ، بالکل 4 افراد۔ جب جلوس نکلتے تھے وکیلوں کے بھی اور دوسرے طبقوں کے بھی، عام طور پر وکلا کے جلوس نکلتے تھے، تو دفعہ 144 کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے فاصلہ دے کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جلوس نکالتے تھے کہ 2 کی ٹولی ہے یا 4 کی ٹولی ہے، پھر اس کے درمیان فاصلہ ہے 4 فٹ کا، اور پھر اس کے بعد دوسری ٹولی ہے۔ اس طریقے سے جلوس نکلتے تھے، کیونکہ دیکھیے قانون جو ہے جب اس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر انارکی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے دیکھیں ابھی آپ جو طاہر القادری صاحب اس میں دفعہ 144 لگی، بالکل، تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہم اس کے 144 پرزے کر دیں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے 2-3 پرزے بھی نہیں کیے، لیکن جو قانون ہے وہ جب اس کے تحت آپ اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے اس کی، اور اس کو وائلیٹ کریں گا آپ، تو پھر وائلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چیلنج کریں۔ تو اس لیے یہ کیونکہ یہ معاشرہ ہے، یہ اس کی پوری جو بنیاد ہے وہ ایک قانون کے اوپر قائم ہوتی ہے، جتھے بازی پہ قائم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز مجھے سوٹ نہیں کر رہی اور میں اپنے طور پر فیصلہ کر لوں کہ یہ غیر قانونی ہے اور میں اس کو وائلیٹ کروں گی۔ یہ ایک پروسیس ہے ریزسٹ کرنے کا بھی اور تحریکیں چلانے کا بھی۔ شام صاحب، تحریکوں کی کامیابی کے عناصر کیا ہیں؟ صرف خون؟ یعنی پولیس اگر بروٹلی کسی کو قتل کر دے تو یہ کامیابی کی؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ایوب خان صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ تو ایک نظام کی تبدیلی کی تحریک تھی کہ وہ نظام ان کا جو تھا وہ قبول نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ان کے خلاف تحریک چلی، جو MRD کی تحریک کہتے ہیں، وہ بھی ایک مارچ اللہ کے خاتمے کی تحریک تھی۔ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں الیکشن کی تاریخ کا تو اعلان کرنا پڑا، لیکن جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کا اقتدار ختم نہیں کیا جا سکا، کیونکہ وہ جو تحریک تھی وہ کل جماعتی نہیں تھی۔ اس وقت سیاسی جماعتوں میں تفریق ہو چکی تھی، ان کا ایک حصہ حکومت کے ساتھ تھا اور ایک حصہ مخالف تھا، اس لیے وہ تحریک اس طرح کامیاب نہیں ہوئی جس طرح بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کامیاب ہوئی یا جس طرح ایوب کے خلاف کامیاب ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ضیاء الحق کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اب چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کوئی تحریک جو کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فوج جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنے پر تیار نہیں ہوتی۔ جب تک فوج بغاوت نہ کرے اس وقت تک وہ اقتدار جو ہے اس کو آپ ہلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تحریکیں چلتی رہی ہیں، یعنی بھٹو صاحب رخصت ہوئے، پھر ضیاء الحق صاحب آئے، پھر وہ رخصت ہوئے، پھر نواز شریف صاحب آ گئے، بے نظیر بھٹو آ گئی، یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف تحریکیں چلاتے رہے۔ تو تحریک نجات چل گئی، کبھی کوئی لانگ مارچ آ گیا، مگر اس میں یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں حکومت کی تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ آپ اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کریں۔ صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا حکومت کو ختم کرنے کا۔ اچھا، وہاں سے جب وہاں ڈیڈ لاک ہو گیا تو ہمارے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے افواج پاکستان کو ایک خط بھی لکھا جن میں کہا کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ ہمارے محمود علی قصوری صاحب بہت بڑے قانون دان تھے، انہوں نے فضل اللہ چودھری صاحب کو خط لکھا جو صدر مملکت تھے کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں، لیکن صدر کا آئینی کردار یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی کردار نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اور جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کا آئینی کردار یہ تھا کہ ان کو حکومت کی اطاعت کرنی تھی۔ ٹھیک۔ وہ حکومت کو الٹ نہیں سکتے تھے آئین کے دائرے میں رہ کر۔ تو آئین جو تھا وہ جب بھٹو صاحب کے اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہوا تو آئین کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد سوچا گیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر
ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائے تو وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکے 58(2)B اور حکومت کو گھر بھیج سکے. بالکل. اس کے نتیجے میں 58(2)B کا تصور آیا جی. اور 58(2)B آئی. لیکن 58(2)B جو تھی کیا کہیں 58(2)B جی جب یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ دفعہ داخل کی گئی اس وقت خیال یہ تھا کہ جب حالات ایسے پیدا ہوں گے جیسے کہ بھٹو صاحب کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہوگا تب صدر مملکت یہ اختیار استعمال کر سکیں گے. سیفٹی والف. ٹھیک ہے جی. لیکن ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے جب اس کو استعمال کیا تو جنیجو صاحب کی حکومت کے خلاف نہ تو کوئی کرائسس تھا نہ کوئی احتجاج تھا. وہ اپنا کام کر رہی تھی. غیر ملکی دورے سے واپس آئے ان کو اطلاع ملی کہ ان کی حکومت ختم کر دی گئی ہے. ان کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی کیونکہ ان کا اختلاف پیدا ہوا تھا کچھ پالیسی امور پر صدر پاکستان. اس کے بعد یہی حق جو ہے غلام اسحاق خان نے استعمال کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف. اس وقت بھی ان کے خلاف نہ کوئی تحریک تھی نہ کوئی ہنگامہ تھا نہ کوئی ڈیڈ لاک تھا لیکن ایک جذبات تھے اپوزیشن کے. اپوزیشن جو تھی اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس تھی. نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مل کے بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ تحریک کامیاب کرا دی. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو پھر بے نظیر بھٹو نے غلام اسحاق خان سے مل کر پھر نواز شریف صاحب کی اسمبلی کو تحلیل کرا دیا. تو یہ ایک بلی چوہے کا کھیل چلتا رہا. حتیٰ کہ پھر جب فاروق لغاری صاحب کی حکومت تھی تو پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب آئے اور ان کی صدارت کے دوران اس اختیار کو ختم کر دیا. اور پھر ہم وہیں پہنچ گئے کہ جہاں اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں تھا حکومت کو ختم کرنے کا. ٹھیک. تو شمس صاحب آج کی جو صورتحال ہے یہاں پہ تو ہم سٹینڈ اس کے بعد یہ ہوا جب یا مشرف ہے پرویز مشرف. اب جب نواز شریف صاحب کے درمیان اور پرویز مشرف کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا اس وقت صدر جو تھے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا. تو پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد پھر دستور میں ترمیم کی اور 58(2)B کو بحال کر دیا. پھر نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اسے پھر ختم کر دیا. آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انقلاب لے آئیں گے ہم تبدیلی لے آئیں گے کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جس سے آپ حکومت کو ختم کر سکے. کیسے ختم کریں گے آپ؟ شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی 58(2)B کے حوالے سے کہ اب تو نہیں ہے. دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پارلیمانی نظام قائم ہے وہاں حکومت کو گھر بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسمبلی میں اس کے خلاف لو کانفیڈنس پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. یا برسر اقتدار جماعت اپنے لیڈر کے خلاف عدم اعتماد ظاہر کر دے یا نیا لیڈر چن لے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو آج جب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں یا یہ اعلان کرتے ہیں یا یہ لوگوں کو بدخبری دیتے ہیں یا خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ حکومت کو کیسے ختم کریں گے؟ حکومت کو ختم کرنے کے لیے دستور نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ایک ہے وہ ہے نو کانفیڈنس اسمبلی میں. یا اس وقت مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی اگر کسی ایک شخص کی جگہ دوسرے کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی. ٹھیک ہے. یا اور اس کو کہے کہ آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں یا اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس ہو جائے. یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. ٹھیک. کیونکہ نو کانفیڈنس ہو نہیں سکتا جب تک کہ برسر اقتدار جماعت میں بغاوت نہ ہو. تو جب تک وزیر اعظم کو یا وزیر اعلی کو اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے دستور پاکستانی دستور کے مطابق اسے کسی بھی طور ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ڈسگرنٹلڈ ماس ہو تو پھر اگر میس ہو تب بھی نہیں ختم کیا جا سکتا. آپ کوئی ڈیڈ لاک پیدا کر دیں
कोई हंगामा उठा दे, कोई तूफान ले आए, कुछ कर ले, ठीक है, आईन जो है वो मजबूर नहीं करता किसी भी हुकूमत को कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए आप देखिए दुनिया में क्या हुआ, गुजरात में एक मैसेकर हुआ, बिल्कुल हुआ, और लेकिन उसके बावजूद मोदी की हुकूमत खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुआ। बुश साहब जो वहां तो सदारती निजाम है जी, बुश साहब ने कितनी जंगें छेड़ी, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उनका अरसा इख्तिदार जो है वो खत्म नहीं हुआ। और ये जो मनमोहन सिंह है, उनकी हुकूमत पर कैसे कैसे इल्जामात नहीं लगे, लेकिन उनकी क्योंकि नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए हुकूमत खत्म नहीं हुई। और बरतानिया में भी आज तक हुकूमत कभी खत्म नहीं हुई, किसी मुजाहरे से, किसी जलसे से, किसी डेडलॉक से। और जो कहता है कि मैं ताकत से खत्म करूंगा, उसके खिलाफ आईन और कानून की ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए। और उसको इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 124 भी मौजूद है, जिसमें आप कानून के तहत कायम हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। तो जब आप खत्म करेंगे, अगर डेडलॉक पैदा करेंगे, तो उस डेडलॉक के नतीजे में भी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती जब तक कि अफवाज पाकिस्तान मदाखलत न करे। फौज के पास वो ताकत है जो हुकूमत को घर भेज सकती है, और वो भी दस्तूरी नहीं है, वो भी दस्तूरी नहीं है, वो एक ताकतवर की ताकत है। ठीक, क्योंकि फौज सबसे ताकतवर अदारा है, बिल्कुल, और फौज के सामने कोई उसकी ताकत के सामने चूनो चौरा नहीं होती, इसलिए वो अपनी ताकत के जरिए से उस हुकूमत को घर भेज सकती है। और पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। हत्ता कि जब सदर हुकूमत को घर भेजता था 58(2)B को लगा के, उस वक्त भी फौज उसके पीछे मौजूद होती थी, तो ये काम कर सकता था। शाम साहब, अब आपको माहौल बनता नजर आ रहा है कुछ इस तरह का कि सारी पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं और फिर कोई तहरीक चलाएं? असल में इस वक्त जो प्रॉब्लम है जी, वो जमातें जिनके पास वोट है, वो उनका रवैया और है, और जिनके पास वोट नहीं है उनका रवैया और है। ये जो वो जमातें जिनकी जो जिस कैटेगरी का जिक्र किया, उसमें पीटीआई को भी आप शामिल करें? पीटीआई वो है जिनके पास वोट है, बिल्कुल ठीक, जो अपना एक मुस्तकबिल देखती है, जो इंतखाबात के जरिए से ताकत हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। बिल्कुल। अब जो वोट की ताकत जिनके पास नहीं है, उनका एजेंडा तो ये हो सकता है कि हुकूमत को खत्म किया जाए, डेडलॉक पैदा किया जाए, फौज को आवाज दे दी जाए, हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी जाए, तो उनकी तस्कीन का सामान हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत खाली हाथ हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो हुकूमत की जगह लेना चाहते हैं, जो खुद हुकूमत बनाने का एक ज़ौक रखते हैं, या जो उनका ख्याल है कि हमारे हाथ में हुकूमत आएगी इस मुल्क की, वो एक उनकी सोच और है। जैसे जरदारी साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को ताने दिए जाते थे कि आप फ्रेंडली अपोजिशन, बिल्कुल, लेकिन वो जानते थे कि अगला इंतखाब उनका है, वोट उनके पास मौजूद है। वो जल्दबाजी में कोई डेडलॉक पैदा नहीं करना चाहते थे कि मुबादा उनके हाथ से मामलात निकल जाए। ठीक, तो अब जो सियासी ताकतें मामलात को अपने हाथ में रखना चाहती हैं, क्योंकि जब जनरल ज़ियाउल हक आए, भुट्टो साहब का हुकूमत तो खत्म हो गई, बिल्कुल, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक का इख्तिदार 11 साल को मोहित हुआ, और जो सियासी जमातें थीं अक्सर उनमें से हाथ मलती रह गई, जो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चलाने वाली थी। तो अब भी वही मसला है और वही नुक्ता है। जो सियासी जमातें जमहूरियत में और वोट में अपना मुस्तकबिल देखती हैं, वो कुछ और तरीके से सोचती हैं, और जो सिर्फ गुस्से में मुब्तला है वो कुछ और तरीके से सोचती हैं। तो ताकत किस तरफ देख रहे हैं, वोट वाली साइड पे? देखिए, ताकत जो है, बुनियादी बात यह है कि अगर आप वोट की ताकत को और आईन की ताकत को तहबाला करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक ताकत है जिससे तहबाला होगी, और वो फौज की ताकत है। ठीक, तो आप कुछ कहें, इनकलाब जिसकी आप बात करते हैं, और उसके नतीजे में और या उसके बातिन से जो चीज निकलेगी वो फौज की हुकूमत होगी, कुछ और निकल नहीं सकता। कुछ और अगर निकलेगा तो वो इंतशार होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
शम साहब, लास्टली जो बार बार एक बात फिर जहां से हमने शुरू की थी, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि अब इस तहरीक को 17 जून के वाक़े पे कहा कि अब इस तहरीक को खून मिल चुका है। ठीक, इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं, इस पूरे तनाजुर में कैसे जोड़? देखिए, खून मिल गया है, मगर अब ये इसका क्या मतलब है? अब तहरीक को खून पीने का हक हासिल हो गया, ये खून चूसने का हक हासिल हो गया। देखिए, अगर एक गलती जो है एक शख्स करता है, ए ने एक गलती की है, ठीक है, तो उसकी सजा बी को और सी को और डी को कैसे दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। जमहूरियत किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक जमात की नहीं है, ये पूरी कौम की है। हर एक का अपना अपना उसके अंदर एक अपना अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, सियासी जमातों का अपना रोल है। अगर एक सियासी जमात एक मामले में एक गलती करती है तो उसकी सजा पूरी कौम को आप कैसे देंगे? और आप सिर्फ इसलिए कि 10 आदमियों का खून बह गया है इसलिए 18 करोड़ का खून हम चूस लेंगे, ये कैसे मुमकिन है? शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और कल का प्रोग्राम तो आपके साथ, आप अमेरिका में होंगे और हम यहाँ पे होंगे, तो आपसे मुलाकात तो फिर कल के प्रोग्राम में अमेरिका में होगी। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के पास।